पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ बात हुआ था। हमने बात किया था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या क्या रीजन से हुए हैं। तो इससे पहले हम लोग जाने थे कि फिलोसोफर्स उनका क्या रोल रहा है। मैं भी शायद आने इसके बाद जानेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं जान चुके थे सॉरी, ठीक है। तो इसमें ये भी जाने थे कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का कितना बड़ा रोल रहा था। क्यों? बैटल ऑफ सराटोगा में खुद फ्रेंच है ना हेल्प किया था, तो वहाँ का अनुभव काम आया है। और यहाँ बैंक, अब फ्रांस का बैंक क्या है, पूरी तरीके से बैंकरप्सी हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है तुम्हारा रिवोल्ट होने के लिए। आगे बढ़ जाओ तो तुमको पता चलेगा कि जो राजगद्दी पे जो बैठा था 16, वो मात्र 20 साल का लड़का था, ठीक है। इनएक्सपीरियंस था, वीक था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस था वो। उसकी जो क्वीन थी है ना, क्वीन मैरी एंटोनेट जो थी वही चलाती थी, डोमिनेंट लेडी थी वो, ठीक है। उसके बाद हाई ऑफिशियल्स पे अपने हिसाब से रखती थी, और जो रियल में हकदार होता था उसको हटा भी दी थी बहुत बार। तो इससे विद्रोह भी हुआ था। हम बात कर रहे हैं नेकर का, जो बता रहे तुम। तो इसमें देखते हैं कि मिस्टेक्स कमिटेड बाय लुइस 16 और मोनार्की। तो सभी मिस्टेक्स के बारे में ही ऊपर बता दिया मैंने, ठीक है। इसको नेसेसरी रिफॉर्म्स लाना चाहिए, तो ये नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर रहा है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कैपेबल जो मिनिस्टर था, टुरगोट था, निकर था, कैलमी था, और भी बहुत सारे थे। वो सजेस्ट किए थे कि प्रिविलेज क्लास पे आप लगाइए टैक्स, तभी जाकर होगा, क्राइसिस से हट पाइएगा। मगर क्या माना, कुछ नहीं माना ये बात, ठीक है। और क्या हुआ, नो डायरेक्ट इंटू फ्रांस, कोई मतलब है नहीं है फ्रेंच पीपल लोग के लिए, इन लोग को। तो फ्रेंच स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मोर देन वही 5 मिलियन जो लीवर था। अमेरिकन वार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया है ये लोग। इससे फ्रेंच ट्रेजरी जो फ्रेंच जो तिजोरी था वो ख़त्म हो गया। और 1787 तक आते आते फ्रांस वर्ज ऑफ बैंकरप्सी की तरफ मूव कर चुका था, यानी कि बैंकरप्सी हो गया था। तो अब मनी कुछ रहा ही नहीं कि सोल्जर्स को दिया जाए, तो बहुत क्राइसिस सिचुएशन है। उसके बाद देखो एरिस्टोक्रेसी का जो रोल रहा है वन फ्रांस, जब फ्रांस तुम्हारा बैंकरप्सी में बैंकरप्सी के कगार पे पहुंचा, तो उस समय जो मिनिस्टर थे पेन, उसने बोला कि आप प्रिविलेज क्लास पे लगाना ही पड़ेगा। चूँकि ट्रेजरी पूरी तरीके से एम्प्टीड हो चुका था, खाली हो चुका था, तो किंग के पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव रहा ही नहीं। इसलिए किंग ने जारी किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, किंग इशू किया था प्रिविलेज क्लास के लिए। मगर फिर क्या हुआ, देखो ये जो किंग ऑर्डर है किंग का, वो जुडिशियल बॉडी, आप देखो नहीं यहाँ से बताना होगा। देखो अब किंग, देखो किंग एक्चुअली किया था मगर अपोज हो गया है ये चीज़ नोबल्स और क्लर्जीमैन के द्वारा। ये तो लोग चाहता है कि आराम से अपना रहें, हम एक भी नहीं दें। तो देखो जो ऑर्डर्स था जिसमें प्रिविलेज क्लास के ऊपर टैक्स लगाने का बात कर रहा था, वो कहाँ पे जाएगा, वो ऑर्डर्स तुम्हारा हैव टू बी रजिस्टर्ड विद जुडिशियल बॉडी, वो जुडिशियल बॉडी के साथ होना होगा। और वही पेरिस, वो तुम्हारा पेरिस पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट करके है एक, ठीक है, वहाँ का लोकल नेम है तुम्हारा, ठीक है ना। तो अभी का पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट थोड़ा नाम डिफरेंट है इसका, ठीक है। तो जुडिशियल बॉडी कह सकते हो, और उसके मेंबर्स फिर नोबल्स और क्लर्जी मैन भी है। तो ये तो अपोज कर देंगे, यानी किंग का बात होगा ही नहीं। तो वही बोला कि पेरिस पार्लियामेंट रिफ्यूज टू रजिस्टर ऑर्डर्स ऑफ किंग बिकॉज इट्स मेंबर न्यू डैट किंग वॉज वीक, क्योंकि पता था किंग वीक है, इन्हें कुछ नहीं उखाड़ेगा, ये फालतू का है ये, ठीक है। तो पेरिस पार्लियामेंट क्या सजेस्टेड टू किंग डैट अ न्यू टैक्स कुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय द स्टेट जनरल। तो बोला कि स्टेट जनरल ही केवल कर सकता है, इसलिए स्टेट जनरल को बुलाना पड़ा आफ्टर अ लॉन्ग सेंचुरी। समझ में आया कोमल? एक्चुअली में स्टेट जनरल बुलाने की क्या जरूरत था, स्टेट जनरल वही जहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। एक्चुअल में जब किंग का ऑर्डर जो प्रिविलेज क्लास पे लगाने पे बात था, तो ये जुडिशियल बॉडी पहुंचा। जुडिशियल बॉडी में पूरी तरीके से बैठा हुआ है नोबल्स और क्लर्जी मैन, वहाँ पे दबदबा बना के, तो ये समझा कि है किंग तो यहाँ इनएफिशिएंट है, इनकेपेबल है, कुछ नहीं होगा। तो किंग के रिपोर्ट के हिसाब से इसने एक अलग रिपोर्ट बनाया, बोला कि किंग को जाके बोला कि स्टेट जनरल बुलाइए और वहाँ बात होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टेट जनरल होगा, वही बोला कि पेरिस सजेस्ट की कि न्यू टैक्स हम इम्पोज कर सकते केवल जब स्टेट जनरल बुलाएंगे। तो सिंह, चूँकि किंग क्या नौसिखिया था, इनएक्सपीरियंस था, बस 20 साल का बच्चा है, अभी 21-22 साल ही हुआ है, क्या बुझेगा वो, ठीक है। अनएक्सपीरियंस था, इरेजुलेट था, यानी कि सशक्त नहीं था उतना।
ठीक है, तो इसने सजेशन मान लिया और पेरिस पार्लियामेंट का, और अगस्त 1787 को किंग ने इशू कर दिया ऑर्डर कि स्टेट जनरल आओ समन करने के लिए, यानी कि जैसे प्रेसिडेंट करता है ना कि पार्लियामेंट खोलो, समन करना, ये सब टेक्निकल नेम है तुम्हारा उसके लिए, पॉलिटी के लिए। तो जो सक्सेस रहा एरिस्टोक्रेसी का कि जो किंग का जो ऑर्डर है उसको अलग बनाने में, चेंज करने में, ये रिवोल्यूशनरी रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पता चला कि इट रिवील्ड दैट एब्सोल्यूट मोनार्की ऑफ बर्बन डायनेस्टी हैज फेल्ड। जो एब्सोल्यूट तुम्हारा जो पावर था कि किंग जो भी बोलेगा वो हो जाएगा, वो तो धता बता दिया गया वहाँ पे जुडिशियल बॉडी के द्वारा। यहीं पे समझ में आ गया कि अब बॉर्बन डायनेस्टी का जो डिवाइन पावर था, मोनार्कियल पावर था, वो खत्म हो गया। ये जो रिएक्शनरी जो रिएक्शन रहा है तुम्हारा इसका पेरिस पार्लियामेंट का, ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है रेवोल्यूशन का, क्योंकि अपना घर का ही आदमी बगावत कर दिया है, समझे ना। इसलिए कहा जाता है कई बार कि फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी, ये एरिस्टोक्रेसी का अगेंस्ट था, समझे ना। एंड बट इट वाज स्टार्टेड बाय एरिस्टोक्रेसी ओनली, मगर एरिस्टोक्रेसी ही स्टार्ट किया था इस चीज़ को, वो बात नहीं मान के। समझ गया ना, कितना बढ़िया बात कहा गया कि दो फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट तो है ओवरऑल, बस शुरुआत भी एरिस्टोक्रेसी किया। क्यों? क्योंकि इसका बात नहीं मांगा, किंग का बात नहीं माना, और एक सजेशन दे दिया कि स्टेट जनरल बुलाइए, वहीं हो सकता है इस तरह का टैक्स का प्रपोजल। तो हो गया, अब तो स्टेट जनरल आएगा। देखो स्टेट जनरल क्या, ट्रेडिशनल फ्रेंच पार्लियामेंट, समझे ना। इसमें 3 चैम्बर्स हैं, जानते हो। पहला चैम्बर तुम्हारा क्लर्जी मैन जो ऊपर वाला है, फिर सेकंड नोबल, और फिर थर्ड वन कॉमनर्स है, थर्ड स्टेट। चूँकि जो रिप्रेजेंटेशन है ऑल 3 स्टेट्स का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इसका मतलब इसलिए इसको जनरल स्टेट कहते हैं, स्टेट जनरल कहते हैं कि सबके लिए है, समझे ना। यूज टू मेक लॉज। अब क्यों लॉज बने? स्टेट जनरल मतलब क्या है? लॉ बनना। पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना। इसलिए इसको स्टेट जनरल, जनरल मतलब क्या है? जनरल बोलते हैं ना, जनरल है, यानी कि सबके लिए है, यानी कि स्टेट्स, क्लर्जीमैन, नोबल्स और कॉमनर्स सबके लिए एक स्थान। द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल 3 चैम्बर्स ऑफ ईजी वॉज इक्वल। बताओ, सबका इक्वल था, और यहीं पे बाजी मार लेता था क्लर्जीमैन और नोबल्स को। क्यों? क्योंकि वो 2% भी नहीं था फिक्स जनसंख्या, और उसके लिए भी फिक्स है सीट उतना ही है। ये तो बताओ 95% प्लस है, और उसका भी सीट फिक्स है। तब बोलता है ना कि हमको एक वोट दो, तब गणित पलट जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल 3 चैम्बर्स ऑफ ईजी वॉज इक्वल, यानी कि स्टेट जनरल इक्वल था। बट ऑल दिस चैम्बर यूज टू डिसाइड इशू सेपरेटली। जितने भी चैम्बर्स थे वो अलग अलग इशू सेपरेटली भी करते थे। वाट एवर वॉज द डिसीजन ऑफ 2 चैम्बर व डिसीजन ऑफ स्टेट्स जनरल। जो दोनों का फैसला हुआ, ये क्लर्जी मैन और नोबल्स का, वही फैसला हो जाता था, पूरा थोप दिया जाता था, क्योंकि हाईली इन्फ्लुएंशियल था ये सब। तो हम देखो क्या लास्ट सेशन कब हुए थे, दिखाओ 1612 में हुआ था, बताओ। वही ये लुइस कौन सा है कोमल 8 के टाइम में हुआ था। हाँ 80 नहीं, सॉरी 13 आई एम सॉरी, लुइस 8 नहीं है, 13। 8 कैसे देख लिया हम, इधर देख ले, सॉरी 13 है। अब 14 आया, 15 आया, 16 हुआ है, यानी कि 1612 में आया है, अब 1789 में हो रहा है, ठीक है। ये लोग बहुत लंबा, ये सब जो रूलर था बहुत लंबा रहा है, समझे ना। अब स्टेट जनरल वाज नेवर इलेक्टेड और समवन इन लास्ट 175 ईयर्स। 175 साल में तो अभी तक तो नहीं बुलाया गया था, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज डिस्पोटिज्म था। लुइस 14 का, 15 का, 16 का। इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेट जनरल वाज अवेलेबल ओनली इन रिकॉर्ड्स, नो बॉडी हैड सीन विद हिज ओन आइज। किसी ने आँख से नहीं देखा था पहले, क्योंकि 175 साल में लोग मर गया। अब जो पहली बार जनरेशन जा रहा है अटेंड करने के लिए, क्योंकि 175 साल बाद हो रहा है, तो आदमी ने आँख से देखा ही नहीं कि 1612 में क्या हुआ भी था, क्योंकि 175 साल हो गए। बस रिकॉर्डिंग ही है उसका, समझ रहे हो, रिकॉर्डिंग है। आर यू गेटिंग मी? तो बोला कि जो स्टेट जनरल का जो 1612 में हुआ था, वो रिकॉर्ड उस समय के लिए नहीं था, क्योंकि 1789 में लगाया गया ना फिर से, यानी कि 175 साल में लगाया गया। तो एक आदमी थोड़ी जीता है 175 साल। नहीं समझ में आ रहा है बात मेरा? नहीं, ये गलत होगा, समझे ना, ये गलत है। 13 नहीं होगा, ये गलत है। नहीं, ये उससे बहुत पहले का होगा, ये चेक कर लेना, नहीं होगा, गलत है, बिल्कुल गलत है ये। आप जितना भी साल जी लीजिएगा फिर भी नहीं होगा। बस कह दो ना, सिंपल, उसको हटा दो, लुइस कर।
इस 60 नहीं होगा, ये इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे गलत लिख दिया गया, ठीक है ना। ठीक है, इस पे कंटेंशन है, सही पकड़े हो। मैं बाकी तो समझो, बाकी तो सब सही है, ये होगा ऊपर नीचे, यू गेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। 175 बाबू कौन जिएगा इतना लंबा, है ना। तो उसने अपने आँख से तो कोई विटनेस ही नहीं किया था, तो मैं क्या है कि बस रिकॉर्ड थे, अपने आँख से कोई लेकर तुम 175 साल जी पाएगा। अब हो गया, ये कौरव पांडव को बात करेगा अब। हम बोला कृष्ण जी का बात करेगा तो वो तो है ही ना यार। एक देखो, एक आदमी के जीने से क्या होता है यार, वो भी आदमी हो जिएगा 175 साल, वो तो वो बोलने के कगार पे होगा, क्या देखा था इसमें। हाँ, समझ तुम लोग सब पहुंचोगे उसी स्टेज पे, सत्य है। अभी यंग है तो कितना खुशी मिलता है, जैसे उम्र बीतेगा बाबू हालत टाइट हो जाएगा। देखो ये सबका नियम है, देखो हो गया, तुम भी पहुंचेगा 175 साल, तुम्हारा 3 जन्म लगा के। देखो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेट जनरल अवेलेबल ओनली इन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग में है, कहीं पे किसी आँख से नहीं देखा था। Aristocracy suggested king to summon session of state general because they knew very well that their will shall be prevail there। पता था कि उसका इच्छा और आकांक्षा पूरा हो जाएगा वहाँ पे, और ये दोनों का वर्चस्व आराम से हो जाएगा, इसलिए इन्होंने हल्का ले लिया, इजी ले लिया, और यही चीज़ बगावत हो गया। इन्हें पता था कि 175 साल में लोग कितना त्रासदी में हुए हैं, कितना लोग के अंदर ज्वालामुखी उबल रहा है, और प्लेटफॉर्म दे दिया ये लोग को, समझे ना। तो अब क्या होगा, देखो द डिसीजन ऑफ किंग टू समन सेशन ऑफ स्टेट जनरल सिम्बलाइज अ रेवोल्यूशन इन फ्रांस बिकॉज इट क्लियरली रिवील्ड दैट फ्रेंच एब्सोल्यूट मोनार्की हैज फॉल्ट, है ना। ये दिखा दिया कि ये फेल हो गया, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुआ, तभी ना इतना इंटरफेरेंस है क्लर्जी और नोबल्स का। द किंग नीडेड सपोर्ट ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी, क्योंकि किंग को आप चाहिए इलेक्टेड बॉडी जो सपोर्ट चाहिए डिसीजन लेने के लिए और अपना पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। समझ गए बात को। ये तो तभी तो स्टेट जनरल बुलाया, नहीं तो एब्सोल्यूट मोनार्की अपना आराम से करता वो चीज़, जिसके ऊपर लगाना है टैक्स लगाता वो। तो ये तो डायरेक्ट एक इंडिकेशन ये भी है कि लुईस 16 सच में ही वीक ही था, इनकैपेबल ही था, और ये भी यहाँ से स्टार्ट हो गया कि हाँ सच में ये डायनेस्टी गिर ही रहा था, और लिटरली गिर ही गया था ये सब चीज़ की वजह से। तो अब देखो अब क्या हुआ, जो कि तुम लोग जानते हो, यानी कि 1787 में बुलाया गया था, 89 में बगावत होता है। देखो तो क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ सेशन ऑफ स्टेट जनरल। तो इलेक्शन फॉर इलेक्शन जनरल वाज, अब देखो इलेक्शन स्टेट जनरल के लिए इलेक्शन हुआ था 1788 में, समझो। बिफोर इलेक्शन द किंग हैड डबल द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट ऑन द सजेशन ऑफ नेकर। नेकर बहुत अच्छा ओल्ड फॉर्मर मिनिस्टर था, इसने बोला कि जो थर्ड स्टेट है उसको डबल कर दीजिए, ठीक है, समझ गए। मगर ये कि नो वन, मगर हाँ अच्छी बात है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट से कोई अपोज नहीं किया था इस चीज़ को लेके, तो कर दिया, डबल कर दिया इन लोग का। पहले क्या था, इक्वल 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 था तीनों का, मगर इनके उस सजेशन से, नेकर के सजेशन से, चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इन लोग का, तो इन लोग का डबल कर दिया गया। फिर भी देखोगे तो बहुत कम है, फिर भी कम है डबल होने के बाद भी, समझ गए। नेकर वॉज अ मैन ऑफ विजन। देखो नेकर के बारे में बोला जाता है मैन ऑफ विजन था। ही कुड सी व्हाट अदर्स डिडंट, ये वो देख सकते थे, बाकी दो नहीं देख सकते थे, जो नहीं देख सकते थे, यानी कि विजनरी आदमी था ये, समझे ना। ही कुड फोरसी दैट डिमांड फॉर जॉइंट सेशन ऑफ स्टेट जनरल में इमर्ज इन फ्यूचर। इनको पता था कि जॉइंट सेशन हो सकता है, यानी कि अभी तो सेपरेट सेशन भी होता है इन लोग का, क्लर्जी ले लिया फैसला, नोबल्स ले लिया और ये ले लिया, अलग अलग ले लेगा तो जो दोनों का है ये जीत जाएगा। मगर ये जो नेकर साहब थे, इनको पता था कि फ्यूचर में ऐसा भी केस आ सकता है कि जहाँ पे एक इश्यूज़ के लिए तीनों को साथ बैठना पड़े, और उस समय ये गवर्नमेंट का एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये नेकर क्या थे, बहुत ही विजनरी थे, इसलिए इन्होंने किंग को बोला लुईस 16 को डबल कर दीजिए उसका। तो वही बोला गया यहाँ पे कि नेकर वॉज अ मैन ऑफ विजन, ही कुड सी व्हाट अदर्स डिडंट, ही कुड foresee that demand for joint session of state general may emerge in future, and in that scenario the double strength of third chamber would be decisive। यानी कि डिसीजन लेने में हेल्प कौन करेगा, थर्ड चैम्बर का ही बात, क्योंकि मेजोरिटी हो जाएगा उसका, है ना। तो फर्स्ट सेशन ऑफ स्टेट जनरल कमेंस्ड। देखो पहला सेशन कब हुआ, यानी कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में वो हो गया, अब जो लोग चुन के चला गया वहाँ पे, और पहला अब जा आएगा वार्तालाप करने के लिए,
है ना, लोकसभा बना, अब आएगा पार्लियामेंट लगने के लिए। तो 5 मई 1789 को आया लोग। तो नंबर 1 देखो, 2 को जस्टिफाई करने के लिए ये पॉइंट है, देखो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट्स ब्रॉट लेटर्स ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, अपना दुख लेके आया है लोग, क्योंकि ये प्रतिनिधि है, लोग चुन के आया है, तो अपना पीपल का जो ग्रीवांसेस है, देखिए टैक्स फलना को लगा दिए, बताइए ट्रेड के लिए ये दिक्कत है, ये वो अपना ग्रीवांसेस लेके आया हाथ में, ठीक है। ग्रीवांसेस इसी को फ्रेंच में बोलते हैं चैचियर्स, ठीक है, अपने साथ लेके आए, ठीक है। फ्रेंच वर्ड है, डोंट वरी फॉर दैट इज अ पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है। दे आर होपफुल दैट सेशन ऑफ स्टेट जनरल वुड प्रूव द वे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ सफरिंग ऑफ कॉमन मासेस। इनको लगता था कि हाँ, स्टेट जनरल के थ्रू हम लोग जितने भी कॉमन सफरिंग्स है लोगों का वो सॉल्व हो सकेगा, और इसलिए अपना ग्रीवांसेस को लेके बेचारा पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, स्टेट जनरल में बैठा हुआ है। द मोमेंट दिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट जनरल एंटर पार्लियामेंट बिल्डिंग दे कुड सी द एवरीथिंग वाज डूबियस, सेम। जैसे ही अंदर घुसा लग गया कि बाबू बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इतना पहुंच तो गए, अंदर कुछ और गेम चलेगा, दिख रहा है माहौल दिख रहा है, यानी कि जुट्टो का पब्लिक ग्रीवेंसेस लेके आए हैं, ये लोग चलना ही नहीं देगा हम लोग, समझे। तो बोला दिस रिप्रेजेंटेटिव स्टार्टेड डिमांडिंग जॉइंट सेशन, क्योंकि सेपरेट वाला तो प्रोविजन था ही, बोला कि सब साथ बैठेंगे, क्योंकि सब देख रहा है गुटबाजी बना के बैठा हुआ है, बस इतना अलग गुटबाजी हो वाला कर रहा, खुश है अपना, यहाँ आदमी मर रहा है, और अगला वाला भी अपना खुश है, तो क्या मतलब है, वो तो अपना लाइफ जी रहा है। ये अंदर आया, पता चल गया ओहो इतना जीतने के बाद हो, डबल होने के बाद भी ये सिंगल अपना ले रहा है, ये सिंगल सीटिंग करके अपना ले लेगा, ये डिसीजन ले लेगा, इसलिए डिमांड करने लगा कि ज्वाइंट सेशन करिए, और ज्वाइंट सेशन करिएगा तो हमारा एज है, और एक वोट देंगे, आपको हटा देंगे हम, सिंपल बात है, मेजोरिटी विंस। देखो दिस रिप्रेजेंटेटिव स्टार्टेड डिमांडिंग ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट जनरल, दिस डिमांड वर रिजेक्टेड बाय किंग ने रिजेक्ट कर दिया, याद करो पहले ही बता चुके थे। He declared that state general would function at same member as it was used in the past, बोला कि जैसे पास्ट में होता था वैसे होगा, अलग अलग होगा जी, इतना फुदकने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को शांत रहो, बैठो। अब देखो गुस्सा आ जाएगा इन लोग को। द डिमांड फॉर ज्वाइंट सेशन सुन एज्यूम द फॉर्म ऑफ पब्लिक एजिटेशन, बस पब्लिक एजिटेशन वही टेनिस कोर्ट वाला कोर्ट, उसके बाद है ना। अब देखो कितना लोग था, देखो फर्स्ट स्टेट के बाद 300, सेकेंड स्टेट के बाद 300, और कॉमनर्स के बाद 600, क्योंकि डबल कर दिया गया था। तो आराम से देखो ये अपना पक्ष में 600 कर दिया, इधर से एक आदमी भी फर्स्ट स्टेट से और सेकेंड स्टेट से एक आदमी भी हाँ बोल दिया तो जीत गया वो। अब पहले कहते 300 300 300, तो 300 + 300 600, वो तो पीछे हो गया, समझ गए ना। देखो ऑन 10th जून क्या हुआ, व्हेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट केम टू सीट इन पार्लियामेंट, जब 10th जून को सेशन कब हुआ था पहले देख लो ऊपर, 5 मई को, हाँ फर्स्ट सेशन। अब 10 जून को जब गया पार्लियामेंट में बैठा, दे फाउंड दैट बिल्डिंग वाज लॉक, बिल्डिंग को लॉक कर दिया गया, द गार्ड इन्फॉर्म देम दैट द बिल्डिंग वाज रिपेयर्ड फॉर एड्रेस ऑफ किंग, बट दिस बिल्डिंग कुड स्मेल द रेड, यानी कि फीसी, यानी कि जैसे ही बोला कि ये तो बंद हो गया, दे फाउंड दैट बिल्डिंग वाज लॉक्ड, बिल्डिंग तो लॉक्ड है, बंद है, तो हम आए हैं करने के लिए, हम आए हैं सेशन चलाने के लिए, लॉक है, बंद है। गार्ड बोला कि रिपेयरिंग हो रहा है क्योंकि एड्रेस करेंगे किंग, ठीक है। तो खा के गुस्सा आ गया, द गार्ड इन, तो बोला कि ना ये सब है ना फीसी चल रहा है, अंदर षड्यंत्र चल रहा है, समझे। षड्यंत्र क्या, देखो उसके बाद क्या, बाय दिस टाइम एरिस्टोक्रेसी हैड रियलाइज्ड दैट दे कमिटेड अ ब्लंडर, अब उसको लगने लगा कि काहे स्टेट जनरल बना दिया, वो किंग का बात मान लेते हैं वहीं पे, ज़्यादा बढ़िया ब्लंडर कर दिए, हो बेकार काम कर दिए, नहीं तो अल्लाह हमारा, अब लगने लगा उसको, मासेस देख रहा है आदमी का, तो बोला उसको लग गया कि हमने ब्लंडर कर दिया है। नाउ दे डिसाइडेड टू अबॉर्डिनेट, अब वो सोचेगा कि आप ख़त्म कर दें किसी तरह स्टेट जनरल का, मैं एक बार स्वाद दे दिया तुम, अब कहाँ से ख़त्म करेगा, अब तुमको ख़त्म करेगा ये लोग, समझ रहे हो ना। तो एक्चुअल में अंदर बहुत सारा चीज़ हुआ था, समझ रहे हो ना। तो क्या है कि इस टाइम इसको एरिस्टोक्रेसी को समझ में आ गया कि इसने ब्लंडर कर दिया स्टेट जनरल को बुला के,
और इसलिए इसका मन है कि एबंडेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट रिफर टू रिटर्न देयर होम्स एंड सेट डाउन देमसेल्व्स। तो जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बोला हम नहीं जाएंगे, घर जाओ, ठीक है ना, धरना दो। दे सेट डाउन देमसेल्व्स, बैठ गया वहीं पे। On 17 June, the representative of third state proclaimed themselves at a time French Parliament with the new name National Assembly। बोला ये नेशनल असेंबली, वही ओथ हुआ है टेनिस कोर्ट में, उस बार टेनिस कोर्ट में, वहीं पे बोला कि ये स्टेट जनरल नहीं है, नेशनल असेंबली है। तो ये आप देखो ओथ लेगा ना, देखो। On 28th June, this representative took the famous tennis court oath, है ना। 3 दिन बाद हाँ टेनिस कोर्ट का ओथ लिया, जिसमें बोला कि दे रिजॉल्व नॉट टू रिटर्न देयर होम्स, घर नहीं जाएंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं आता है, धर के वहीं पे बैठ गया सब, ठीक है। द किंग एंड एरिस्टोक्रेसी डिसाइड टू इंडल्ज इन फर्दर कंस्पिरेसी, और कंस्पिरेसी करना चाहता है ताकि कैसे भी मामला को सेटल कर दे। कंस्पिरेसी जी, षड्यंत्र। तो देखो 27 जून किंग ने ऑर्डर किया, आओ जी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कि टू ज्वाइन विद द सब ज्वाइंट सीटिंग करवा दो, ठीक है। इन दिस वे नेशनल असेंबली बिकम लेजिस्लेटिव, और इसने स्टेट जनरल को रिप्लेस कर लिया, नेशनल असेंबली बन गया यहाँ से, समझ गए, क्योंकि सब एक हो गया, एक बार हो गया सब, तो नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो गया आपका एक स्टेट जनरल्स, समझे। तो इस तरह तुम्हारा ये लेजिटिमाइज हो गया, यानी कि असेंबली प्योर लेजिटिमाइज हो गया, लीगल हो गया, तो सबको कर दिया। मगर ये भी क्या, इसके अंदर तो वो था ना, फिशी था ना, कुछ और षड्यंत्र था। अब देखो फॉल ऑफ बेस्टाइल, जो कि तुम लोग पता है बेस्टाइल क्या है, वही प्रिजन का जो था। तो क्या है, बेस्टाइल वाज द फोर्ट लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट। अब देखो प्रिजन तो था ही, मगर ये एक फोर्ट भी था, किला भी था, जहाँ पे प्रिजनर थे, अंदर भर्ती थे, तो गार्ड को मार के प्रिजनर को बाहर किया गया था कि नहीं किया गया था। तो एक ये किला भी था, एक किला को गिरा के एक संकेत दिया गया कि हाँ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो बेस्टाइल एक फोर्ट था जो तुम्हारा पेरिस के आउटस्कर्ट, यानी कि पेरिस का तुम्हारा दूर एरिया में, आउटस्कर्ट मतलब क्या होता है, दूर एरिया में एक तुम्हारा वहाँ पे फोर्ट था, वही प्रिजन। ये सिंबल था तुम्हारा माइट का, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच बॉर्बन डायनेस्टी का माइट, यानी कि सबसे पावरफुल कौन है फ्रांस में, तो बॉर्बन डायनेस्टी, उसका प्रतीक था ये बेस्टाइल। किसी चीज़ का, जैसे मान लो कि उस दिन क्या हुआ, 26 जनवरी को लाल किला में हुआ, कितना बड़ा इशू हो गया, दूसरा जगह होता तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि लाल किला क्या गढ़ है हिंदुस्तान के लिए, समझ गए ना। इसीलिए बॉर्बन डायनेस्टी का एक गढ़ था बेस्टाइल, समझे, जो कि पेरिस के आउटस्कर्ट में था, आउटस्कर्ट मतलब उसके दूर दराज के जगह पे था, बाउंड्री पे था वो, पेरिस के बाउंड्री पे। तो देखो अब क्या होगा, देखो ये सिंबल था माइट ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी, एनीवन हु अपोज द रूल ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी वाज इम्प्रिजन्ड। जो भी बॉर्बन डायनेस्टी के अगेंस्ट बोलता था तो यहीं पे पकड़ के धर लिया जाता था, और इसलिए आदमी ने यही चुना कि कैसे खाली करवाए, समझो, इस बात को भी समझो। हाँ, इसलिए इसको मारा ताकि वहाँ से प्रिजनर भागे, क्योंकि वो प्रिजनर सब क्रिटिक्स है बॉर्बन डायनेस्टी का, सब साथ आ जाएगा। तो ये भी लॉजिक है इसके पीछे। आई होप समझ में आ गया कि प्रिजनर कैसे लोग थे। इट वॉज अ कॉमन नॉलेज इन फ्रांस दैट वेर एवर एंटर द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल नेवर कम आउट अलाइव। जब अंदर गए मरे वही मरोगे, कभी लौट के नहीं आओगे, ये कॉमन बिलीफ था लोगों में। यानी कि अंदर गया जो बॉर्बन डायनेस्टी के अगेंस्ट बोला, उसको पकड़ के धर लेगा अंदर, अंदर मार देगा उसको, या अंदर जो होगा पता नहीं चलेगा किसी को। अब ये लोग गया गुस्से से। तो आफ्टर 27 जून 1789 नेशनल असेंबली स्टार्टेड फंक्शनिंग एंड नॉर्मलसी रिटर्न टू द। उसके बाद 27 जून के बाद फिर से जो बेस्टाइल तो ख़त्म ही हो गया, फिर से नेशनल असेंबली बोला कि ठीक है पीस रहना जरूरी है कंट्री में, और नॉर्मलसी की कोशिश किया कि पेरिस में, क्योंकि पेरिस हमेशा तुम्हारा रहा है रिवोल्ट स्पॉट रहा है, जैसे हमारा बंगाल था। तो वेरी सुन पीपल फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर कमिंग इनटू द सिटी ऑफ पेरिस फ्रॉम ऑल साइड। बोले थे ना हैवी ह्यूज मोबिलाइजेशन हो गया था। तो देख रहा है पेरिस में लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स लोग आ रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं वहाँ पे। तो ऑन 14 जुलाई सोल्जर्स स्टार्टेड टेकिंग पोजीशन इन स्टेट ऑफ पेरिस, पेरिस में रहने लगे। तो वही देखो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में रहने लगे तो लोग डरने लगे ना, अभी आ जाएगा पूरा सनीचर राजस्थान में, मान लो बूढ़ा आ गया तो आदमी क्या बोलेगा, बोला कुछ दंगा हो गया क्या, अरे ये तो दबा देगा हमको, और ये तो पूरा ऊपर स्टेट के इशारे पे चलता है ये सब चीज़। तो वही चीज़ हो गया देखो कि 14 जुलाई
सोल्जर क्या हुआ, अपना अपना पोजीशन रखने लगा पेरिस पे। पेरिस क्यों? क्योंकि हाईली ससेप्टेबल एरिया है वो, पॉलिटिकली चार्ज्ड स्टेट है, वो जगह है। पीपल रियलाइज दैट फोर्सेज वेयर समन बाय किंग टू सप्रेस देयर वॉइसेस, और पीपल को रियलाइज होने लगा कि किंग का षड्यंत्र है, किंग ने बोला है ताकि पीपल का वॉइस को दबा सके, इसलिए मोबिलाइजेशन है। देखो मोबिलाइजेशन जितना करोगे बाबू उतना ही होगा। तुम देख लो दिल्ली वाला प्रोटेस्ट का केस। तो एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सट्रीम वोलेटिलिटी डेवलप्ड इन द सिटी ऑफ पेरिस, एवरीवन इज गिफ्ट विद द रूथलेस सप्रेशन, सबको मारा जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है लोगों को आर्मी के द्वारा, और लोगों में ज्वालामुखी भड़क रहा है। समझ गए ना, यानी एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हो रहा है जी, लोग पर अत्याचार हो रहा है, समझे, सभी को पकड़ के रूथलेस सप्रेशन किया जा रहा है। इन दिस एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सट्रीम फियर एंड वोलेटिलिटी समबॉडी सजेस्टेड पेरिस मॉब दैट फोर्ट ऑफ बेस्टाइल हैड वेपन्स, बोला कि जाइए बेस्टाइल पे जाइए, वही वेपन्स होगा, वहीं पे कुछ करना होगा। लोग क्या किए, पेरिस का मॉब दौड़ चले बेस्टाइल फोर्ट की तरफ, सोल्जर गार्ड कर रहे थे वहाँ पे, बचा रहे थे। कुछ सोल्जर को किलिंग सम प्रोटेस्टर को मारा गया वहाँ पे क्योंकि सोल्जर गार्ड कर रहा है। एंग्री मॉब को गुस्सा आया, सोल्जर को मार दिया, धर के मार दिया, ठीक है, जो गार्ड कर रहे थे फोर्ट को, और डिस्ट्रॉय कर दिया फोर्ट को, और वहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। यानी कि देख रहे हो कितने बीच में डिफेंसिव चला है, पहले रूथलेस किया गया, फिर मॉब गुस्से से आए, फिर देखे वहाँ पे फोर्ट पे, देखे वहाँ पे भी गार्ड दे रहे, वहाँ पे प्रोटेस्ट, वहाँ पे मारा गया लोगों को, लोग को रहा नहीं गया, और मासेस में निकले, और लोग को सोल्जर को मारा गया जो गार्ड कर रहे थे, और बेस्टाइल को गिरा दिया गया। यानी कि बॉर्बन डायनेस्टी का जो माइट था वो ख़त्म कर दिया गया है ना। और जो सक्सेस रहा है पेरिस मॉब का इन डिस्ट्रॉइंग द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल, ये ग्रेटली इमोल्डन किया है, फ्रेंच पीपल में जान भर दिया है इससे, समझे। और ये जो अनसर्टेनिटी जो प्रिवेल था फ्रांस में केम टू एंड, कि हम खत्म नहीं कर सकते, हम बॉर्बन डायनेस्टी के लिए नहीं लड़ सकते, ये चीज़ खत्म। अब यस वी कैन आल्सो डू इट, हम आर्मी से भी लड़ सकते हैं, हम ही तो है। कॉन्फिडेंस बिकॉज पीपल रियलाइज दैट दे कुड सक्सीड अगेंस्ट द माइट ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी, हम इतना पावरफुल डायनेस्टी को भी हरा सकते हैं, समझे बात को। इसलिए कहा जाता है कि जो 14 जुलाई 1789 का जो घटना हुआ था डिड नॉट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन इन फ्रांस, बट इट मार्क द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन एंड होने का बात था, क्यों? क्योंकि जो चीज़ चल रहा था, रूथलेस जो सप्रेशन चल रहा था, वो खत्म करने का बात था, समझे। तो देखो कितना बढ़िया बोलता है, देखो दैट इज वाई इट इज कमेंटेड एट इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 डिड नॉट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन का आगाज नहीं है, बोलने का मतलब समझो कि ये आगाज नहीं है, इनफैक्ट ये एंड हुआ है रेवोल्यूशन का। कौन सा एंड? जो बॉर्बन डायनेस्टी का जो था वो चीज़, उसको खत्म किया गया है। अब यहाँ से एक नया रेवोल्यूशन शुरू होगा। तो वही अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हैड रीच्ड, और उसके बाद कभी रुका ही नहीं फ्रांस, झगड़ा करते चला गया, रेवोल्यूशन होते चला गया। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मतलब क्या है कि फिर बैक नहीं देखा, मुंडी पीछे पलट के नहीं देखा गया है, चलो खत्म। A point of no return has reached in the course of revolution. Here, after Frenchmen worked with conviction, प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े और फ्रांस को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प किया सभी लोग, समझ गए। अब क्या वर्कशॉप नेशनल असेंबली, तो नेशनल कितना पेज है जी? 82 ही हुआ है। चलो चलो थोड़ा सा कर देते हैं। हाँ चलेगा। नेशनल असेंबली का क्या वर्क रहा है? व्हाट किंग डू आफ्टर फोर्ट ऑफ बेस्टाइल, इसमें पता चला कि बेस्टाइल तो गिर गया, समझ में आ गया कि हमारा बॉर्बन डायनेस्टी तो खत्म ही कर दिया ये लोग, हमारा जो माइट था, हमारा जो सिंबल था वो तो कम कर दिया है। तो अब क्या होगा देखो, तो नेशनल असेंबली बन चुका है, स्टेट जनरल कन्वर्ट हो चुका है नेशनल असेंबली में। अब क्या हुआ देखो, आफ्टर द फॉल ऑफ बेस्टाइल द किंग लुइस 16 सेंड द ट्रूप्स बैक टू बैरक्स, बोला चाहिए हो गया। पीपल वर टोल्ड दैट सोल्जर्स वर नॉट समन्ड बाय किंग, पीपल को बोल दिया कि नहीं वो किंग नहीं बुलाया था सोल्जर्स लोग को, बट दे वर जॉइंट पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ पेरिस टू गो एल्स समवेयर एल्स। क्या है, पीपल वर टोल्ड दैट सोल्जर्स वर नॉट समन्ड बाय किंग बट दे वर जस्ट पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ पेरिस टू गो समवेयर एल्स। बोला कि हम कहाँ इसको बुलाए, तो पेरिस में जा रहा था अपना दूसरा काम कर लिए, हम नहीं बुलाए थे, डर गया वो। हाँ समझे ना, द पीपल ऑफ फ्रांस हैड ग्रेट रेस्पेक्ट, क्योंकि किंग को रेस्पेक्ट करता था, ऐसा नहीं रेस्पेक्ट करता तभी तो इतना लंबा साल चला है, ह्यूज रेस्पेक्ट था।
तभी तो जब गिलोटिन किया गया तो एक तबका क्या बोला था, मॉडरेट्स, गलत काम हुआ है। वहाँ जो तुम्हारा जो जैकोबिन क्लब का जो मेंबर बना बाद में रोबेस्पियर, वो बोला ठीक तो किए हैं, अब ब्लड ऑफ रेन ऑफ टेरर चल गया वहाँ से। बात समझे ना, यानी कि सिंपैथी था किंग को लेके, तभी तो 21-22 साल का बच्चा बुजुर्ग को बैठा कर रखा है वहाँ पे, क्योंकि वो रॉयल ब्लड है। 400-500 समझे, तो एक होता ही है ना, मन में एक सिंपैथी रह जाता है। द पीपल ऑफ फ्रांस हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द किंग, दे वर नॉट अगेंस्ट मोनार्की, दे वर अगेंस्ट द इविल्स ऑफ मोनार्की। जब मोनार्की का जो खराबी चीज़ था उसके अगेंस्ट था। इनफैक्ट तुम जानते ही हो कि तुम्हारे बहुत सारे मोंटेस्क्यू ने तो ये भी बोल दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से तो काफ़ी प्रभावित थे, है ना। तो आगे देखो, सेशन ऑफ नेशनल असेंबली कमेंस्ड वंस अगेन एंड नॉर्मलसी, फिर नेशनल असेंबली को बुलाया गया और नॉर्मलसी को काम डाउन कर दिया गया, स्पेशली पेरिस में, क्योंकि पेरिस चार्ज है, पेरिस में शांत कर दिया गया सभी चीज़ को। देखो 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली का सेशन चल रहा था, तो इसमें क्या हुआ, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट वाज डिमांडिंग रिफॉर्म्स। तो थर्ड स्टेट वाला जो अपना रिफॉर्म्स मांगना शुरू कर दिया, कॉमन पीपल वाला लोग, बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्स्ट स्टेट वो अपोज कर दिया कि आएगा रिफॉर्म्स, कुछ रिफॉर्म्स नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, सडनली द एटमोसफियर टर्न इमोशनल हो गया। देखो बहुत कुछ हुआ इसमें, इमोशनल इसलिए हुआ क्योंकि देखो सब नोबल्स खराब ही होता है ऐसा भी तो नहीं है, सब क्लर्जीमैन खराब होगा ऐसा तो नहीं है। हम मानते हैं कि बहुत खराब होगा, मेजोरिटी खराब होगा, कुछ तो अच्छे होंगे। तो इमोशनल सीन बन गया यहाँ पे, पार्लियामेंट में रोना धोना, इमोशनल हो गया सब। और नोबल मैन उठ के बोला कि नहीं, हम प्रिविलेज देने के लिए तैयार है, आपके साथ अत्याचार हुआ है, प्रेरणा बन गया वहाँ पे वो चीज़। तो देखो यही बोल रहा है कि सडनली एटमोसफेयर इमोशनल बन गया वहाँ पे। वन ऑफ नोबल मैन, ठीक है, जिसका नाम छोड़ दो, वो मतलब नहीं है तुमको, ठीक है, उठा अपने सीट से और बोला कि जितने भी हमको ट्रेडिशनल प्रिविलेज मिला है हम उसको रिनाउंस करते हैं, हम उसको छोड़ते हैं। ठीक है, ये जो एक्शन था तुम्हारा मीराबी का, ये चेन रिएक्शन बनना शुरू हो गया। ऑल अदर नोबल क्लर्जी मैन वो भी अपना जगह से उठा, 1 by 1 बोला कि हम भी छोड़ते हैं प्रिविलेज। अब देखो क्या होगा, देखो ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, द सेशन ऑफ नेशनल असेंबली कंटिन्यूड होल ऑफ नाइट, रात भर चला है, ठीक है, रात भर चला है, और इसमें 150 रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, यानी कि इतने बिल्स एक्ट पास हो रहा है, समझे ना। फीचर्स ऑफ ओल्ड फ्रांस सच एज, जो पहले जो फ्रांस था, प्रिविलेज इंजॉयड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स, ये जो पहले वाला था, राइट टू फ्री लेबर, राइट टू हंटिंग इंजॉयड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स, टैक्स कलेक्टेड बाय चर्च, ये सभी चीज़ पे काम हुए हैं। ठीक है, ये पहले वाले फीचर्स थे ओल्ड फ्रांस का, पहले वाले थे। तो अब देखो इस पर संशोधन लाया जाएगा। जो मोनोपोली था नोबल्स का, क्लर्जीमैन का, हाई ऑफिस जैसे गिल्ड सिस्टम, मोनोपोली गिल्ड का है, ये इसको एबोलिश किया गया नए रेगुलेशंस में। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को डिक्लेयर किया गया कि ये होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। ऑफिसेस अब मेरिट के बेसिस पे होगा, है ना, जिसको जो क्षमतावान है वो लेगा ऑफिस को। दिस रेजुलेशन एडॉप्टेड बाय नेशनल असेंबली वाइप्ड अप ओल्ड फ्रांस, जो ओल्ड फ्रांस जहाँ पे क्या क्या था, राइट टू फ्री लेबर था, प्रिविलेज इंजॉय बाय फ्यूडल लॉर्ड्स था, राइट टू हंटिंग इंजॉय बाय फ्यूडल लॉर्ड्स था, टैक्स कलेक्टेड बाय तुम्हारा चर्च था, ये सभी चीज़ जो जितने पुराने वाले फ्रांस वाले जो फीचर्स थे वो सब खत्म कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि जो 4 अगस्त 1789 को जो रात को घटना घटा था, वो ओल्ड फ्रांस सो गया, और सब जब सुबह उठा तो एक नया फ्रांस उठा, है ना, सो गया वो। कितना बढ़िया बोला है, बताओ। रात भर चला था, रात भर इतना कुछ हुआ है, मगर देखो आगे क्या होगा, देखो। तो ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस मेंशन इन हिस्ट्री डिसअपियर्ड, और एक नए चैप्टर का आगाज हो रहा है, एक नया डेमोक्रेटिक फ्रांस बन रहा है। ठीक है, हिस्ट्री हम खो दिए। अब देखो वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम रहा है, तो करा दें। रहने दो, अगला दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लीट।